नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान में एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आज किसानों ने महापंचायत बुलाई, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। वहीं महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। टिकैत ने कहा कि महापंचायत में फैसला लिया गया है कि अपने गाँव में जाओ, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो। सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, कैसे किसानों को परेशान कर रही है, इसकी चर्चा लोगों के बीच करो। किसानों की जमीनें बिक रही हैं, जमीनें किसानों से छीनी जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर टिकैत ने कहा कि ये जनता के ऊपर है, उसे जो ठीक लगेगा उसको वोट करेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज महापंचायत बुलाई गई, लेकिन उसके बाद जो राकेश टिकैत में नरमी देखने को मिल रही है वो अलग ही है। क्या बात? देखिए, ये राकेश टिकैत वहां पर क्या बोल के आया है और इन किसान संगठनों ने रामलीला मैदान में नाम दिया क्या, महापंचायत। लेकिन एक पंचायत से भी कम लोग, कम संगठन के नेता इसमें शामिल थे। ये कहता है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, पूरे देश के किसानों के नेता हैं ये सारे के सारे, जो 37 संगठन इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो रामलीला मैदान से तस्वीरें सामने आई है उसमें क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन और कुछ किसान और हरियाणा पंजाब के किसानों के अलावा हिंदुस्तान के किसी और हिस्से से आए थे? ये जितने मीडिया में फुटेज आई, जो लोग बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने देखा, उसमें तो दिखाई पड़ा यही कि पंजाब से किसान यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग वही किसान हैं जो कि कुछ समय पहले तक शंभू बॉर्डर पर हंगामा कर रहे थे। हालांकि यहां हंगामा नहीं कर पाए ज्यादा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को धमकी दे दी थी कि संख्या 5000 मैक्सिमम, रामलीला मैदान में आओगे मैक्सिमम 5000 लोगों की एंट्री होगी, उससे ज्यादा हो गए तो ये जो 37 किसान संगठन के नेता, ये जो मंच पर बैठे हुए हो तुम लोग, सबसे पहले तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, यहां पर आए हो तो जिन गलियों से गुजर रहे हो वो सीधे तरीके से आओ, रेलवे स्टेशन से सीधे रामलीला ग्राउंड पे, बस स्टैंड से सीधे रामलीला ग्राउंड में। यहां नहीं कि रेलवे स्टेशन पर 2000 लोग इकट्ठा हो गए और वहां से मार्च निकालता हुआ दिल्ली के गलियों से होते हुए हम रामलीला मैदान नारेबाजी करते हुए जाएंगे। मार्च की इजाजत नहीं है, महापंचायत कर रहे हो, पंचायत की इजाजत है जिसमें बातचीत होती है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित करोगे, यही काम करो, नारेबाजी मत लगाओ। तीसरी बात कि किसी के हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। ये मत कहना कि डंडा हमारी पहचान है तो हम डंडा लेकर आए हैं यहां पर। ये डंडा का मतलब यहां पर पहचान और कृषि कार्य में शामिल होने का प्रतीक नहीं हो सकता। यहां जो डंडे का इस्तेमाल तुमने पिछले आंदोलन में किया और अभी हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तुमने किया, इसका मतलब है डंडा को तुम हथियार बनाते हो, डंडा लेकर नहीं आओगे। और फिर कोई भी धारदार हथियार ये नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तलवार लहराते हुए चल रहे हो कि हम भाई राज करेगा खालसा के नाम पर, सिख हैं तो तलवार लेकर चलेंगे। ये हथियार की श्रेणी में आता है। महापंचायत में तुम उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में नहीं घुस सकते। बस से आओ, ट्रेन से आओ या फिर प्राइवेट वाहन से आओ, किसी भी तरीके से आओ, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश न करो, नहीं तो ट्रैक्टर भी जब्त होगा और पिटाई होगी जो अलग। इसलिए ये सारी शर्तें दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने लगा रखी थी और रामलीला मैदान को भी चारों तरफ से घेरा गया था कि कहीं से कुछ असामाजिक बातें सामने आई, भड़काने वाले बयान दिए और पिछली बार की तरह जैसे लाल किला पर इन लोगों ने हंगामा किया था, रामलीला मैदान से बाहर निकलकर कहीं हंगामा करते नजर आया तो सबको पकड़ो और सीधे स्टेडियम में जाकर डिटेन कर लो।
स्टेडियम को जेल बना दो। इन लोगों को ऐसे ही इलाज होगा, क्योंकि ये तरीके इनके मांग के नहीं है, समस्याओं के नहीं है, बल्कि इरादा, मोटिवेशन जो पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मोटिव इसका है, वो मोटिव पूरी तरह से पॉलिटिकल है। और जब इन लोगों ने भाषणबाजी शुरू की तो ये सामने दिखाई पड़ गया। रिजोल्यूशन पास करेंगे, रिजोल्यूशन पास करने से पहले अपनी मांग बताई, 7 मांगे। अब 7 मांगे ये कैसी मांगे हैं, ये तो सामान्य लोग भी समझ सकते हैं कि तुम कह रहे हो एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए कानून के स्तर पर। इस समय मिलेगी, इस समय जबकि चुनाव की घोषणा होनी है, इस समय जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाएगा, जब चुनाव की घोषणा होगी, तो अगर सरकार कोई बड़ी घोषणा कर दे तो तुम कहते हो राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है, और उनसे मांग यही कर रहे हो कि किसानों के मुद्दे पर तुम राजनीति कर लो और तुम गारंटी के लिए कानून ले आओ। जब सरकार गारंटी दे रही है कि इतने समय हो गए, कभी भी ऐसा हुआ कि किसी साल एमएसपी अनाउंस नहीं हुआ, एमएसपी इंक्रीज नहीं हुआ, तुम्हें अविश्वास किस आधार पर है? संसद से गारंटी मिलने का मतलब क्या होता है? अगर कोई कानून पास होता है तो क्या कानून में तब्दीलियां नहीं आती है? क्या संविधान में संशोधन नहीं होता है? 108-10 संशोधन हो गए, कैसे हो गए? कानून की गारंटी तो अपने आप में इस बात का सबूत है कि उसमें भी तब्दीली हो सकती है। और इसलिए ये संसद से गारंटी की बात नहीं करनी चाहिए, सरकार पर विश्वास करो और सरकार ने अभी तक जो किया है उस पर विश्वास करो। दूसरी बात, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। अचानक से ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पहले तुम कांग्रेस के समय से लागू करवाते, या फिर एग्रीकल्चर की बात करते हो, कृषि है जो स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते इस पर तो गारंटी विधानसभाओं से भी मिल सकती है। तो पहले पंजाब सरकार को कहो गारंटी दे, और जो कांग्रेस के नेता ये चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ राहुल गांधी, जयराम रमेश जैसे हल्ला कर करके बोल रहे हैं किसानों के साथ समस्या आ रही है, ये कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, इन जगहों पर गारंटी दे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गारंटी दे दे, इसकी भी सरकार है, यहाँ पर पंजाब में भी सरकार है इनकी। ये सारे के सारे जो किसानों की बात करने वाले फर्जी नेता है, ये लोग अपने अपने स्टेट में गारंटी क्यों नहीं देते? फिर वो उन आतंकियों को रिहा करो, उनके ऊपर से एफआईआर दर्ज मत करो, उसको क्वेश कर दो, जिन लोगों ने लाल किला पर हंगामा खड़ा किया था। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को, दोषियों को सजा दो। कैसे सजा? सजा तो मिल रही है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है, फिर कुछ समय के बाद बेल मिला, पैरोल पर गया। बेल ना मिले इसकी गारंटी सरकार थोड़ी देगी। ये जाकर कोर्ट से पूछो, और उससे ये भी पूछो सुप्रीम कोर्ट से जाकर कि राहुल गांधी कैसे बेल पर बाहर चल रहा है, वो भी तो अपराधी है, 5000 करोड़ का मामला उसके ऊपर है, और करप्शन के चार्ज छोड़ दो, ये तो कई मामले ऐसे 12 से 13 मामले हैं उसके ऊपर मानहानि के, और सब में बेल पर चल रहा है। सुल्तानपुर कोर्ट से समन जारी होता है, एक बार जाके बेल ले लेता है, दूसरी बार जाता ही नहीं है। ये हर जगह पर, ठाणे में, मुंबई में, रांची में, पटना में, हर जगह पर मानहानि का मुकदमा इसके ऊपर है, सब पर बेल पर चल रहा है। केजरीवाल जैसे नेता, इसके पार्टी के कई लीडर हैं जो बेल पर ही बाहर है, इन लोगों को बेल की बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जाकर करो। सजा तो कोर्ट देता है, और अदालतें जब सजा देती है तो उन अदालतों का काम है बेल देना, पैरोल देना, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार रिकमेंडेशन दे सकती है, सरकार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो पुलिस देती है वो दे सकती है, और कोर्ट का काम है। ये मांग ही अजीबोगरीब है कि सारे किसानों का कर्ज माफ कर दो, लाखों करोड़ का कर्ज और बढ़ा दो सरकार के ऊपर, अपने अपने स्टेट में तुम लोग किसान का कर्ज माफ कर दो। ये कौन मना कर रहा है? पंजाब जैसे सरकारें जहां पर है 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, फिर भी फ्री कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल जो कि एक महिला के खिलाफ 3 बार हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रहा है कि हम ये जो प्रेगनेंसी लीव होता है वो नहीं देंगे। हाई कोर्ट के जज ने भी यही बात बोली कि तुम 1000 महिलाओं को दे सकते हो, और एक महिला के प्रेगनेंसी लीव के लिए तुम बार बार पिटीशन डाल रहे हो कि नहीं, इसको कैसे जीतने दे सकते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल
ये कर्मचारी है। तो ये इन लोगों की सच्चाई है। और ये राकेश टिकैत ने बोल दिया कि गांव-गांव में जाकर सरकार के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी करो, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोशिश करो और इनके खिलाफ प्रचार करो चुनाव में। कि ठीक कैसे है, परेशान किया जा रहा है। प्रचार करो, लेकिन सामने से आकर करो। ये आतंकियों की तरह छिप छिप के हमला मत करो। अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत है, औकात है, तो तुम ये किसान नेता का आवरण ओढ़कर राजनीति मत करो। सीधे आओ मैदान में और तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, सपा ज्वाइन कर लो और उसके बाद राजनीति करो और कहो कि किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार है जो असफल रही है, विफल रही है, और किसानों को इकट्ठा करके किसान मजदूर एकता करो और मोदी के खिलाफ भड़काओ लोगों को। क्योंकि तुम राजनीति नहीं कर सकते, बल्कि तुम फर्जी तरीके से किसान का आवरण ओढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ये इनके तरीके हैं। जैसे ये जो सिस्टम बदला है, उस सिस्टम में जो फिट नहीं बैठ रहे, जिनको दलाली का मौका नहीं मिल रहा, जो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो या तो वकील बने रहेंगे, कहेंगे हम वकालत कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर काम करते हैं। करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध, अपोजिशन पार्टियों के साथ बैठक, लेकिन वो कहेगा कि हम राजनेता नहीं हैं। कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पत्रकार बनेंगे, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, लेकिन कहेंगे हम राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन ये जो हिडन एजेंडा वाले लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, वो 2014 के बाद परेशान है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं, न कि किसी और समुदाय विशेष के या फिर किसी वर्ग के हित के लिए काम कर रहे हैं। जैसे राकेश टिकैत है, इसका पूरा वसूली तंत्र है जो बेनकाब हो गया। अब इसके पास ये ताकत नहीं है कि ये हाईवे पर, टोल प्लाजा पर लोगों से वसूली कर सके कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, टोल है तुम्हारा, तो तुम महीने में इतना पैसा दोगे। ये नहीं कर सकता। ये सरकार पर दबाव डाल के अपने लिए ठेके नहीं ले सकता। ये अपने दलाली का जो जाल बिछाए हुए है, वो जाल फट चुका है, इसलिए बौखलाया हुआ है। तो किसानों का मुद्दा उठाता है कि किसान परेशान है। किसान परेशान नहीं है, दलाल परेशान है, जो किसानों के नाम पर दलाली करते रहे हैं, और उसमें राकेश टिकैत भी है। अगर रामलीला मैदान के बाद ये अपने क्षेत्र में जाकर ये बात करेगा, तो इस बार तो इसकी पिटाई होगी। जैसा कि पिछले बार भी ये कहा है, जिस तरीके से ये सतपाल मलिक की बात की जाती है। सतपाल मलिक आजकल बड़ा बड़बोला आदमी हो गए हैं, बुढ़ापे में इन लोगों को फजीहत करवाने की आदत है। फिर सतपाल मलिक ने कहा कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो अमित शाह जो है, एक यहीं के गुर्जर नेता है, गुज्जर नेता, उससे राकेश टिकैत की पिटाई करवाने की प्लानिंग बना रहे थे। यह सतपाल मलिक का कहना है। अगर पिटाई करवाने की प्लानिंग बना रहे थे, तो प्लानिंग हो सकता है अब सक्सेस हो जाए। ये कई ऐसे नेता हैं जो इन दलालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये हमेशा पैसे लेता है चुनाव के पहले, और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल अपने कुछ इर्द गिर्द के लोगों को पैसा बांटता है, उन लोगों से प्रदर्शन करवाता है साथ में मिलकर, और फिर यही दलाली का काम इसका चुनावों में चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को, दलालों को भाव नहीं देती, तो उसके खिलाफ जुड़ा रहता है, तो उसके खिलाफ बात करता है। और इसलिए ये जो सत्यपाल मलिक ने कहा था, वो अब सच होने वाला है। इस चुनाव में अगर इस तरीके से इसने घूम घूम कर प्रचार करने की कोशिश की, तो इस बार जयंत चौधरी भी साथ में है भारतीय जनता पार्टी के। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाटों ने भी सोच लिया है कि ये जाट के नाम पर कलंक है, और इसकी पिटाई जब तक नहीं होगी तब तक ये सुधरेगा नहीं। जहां जाए मुंह पर कालिक फेंको और इसको पीट पीट कर भगाओ कि अपने घर में कैद रहो। जो बोलना है ये कुछ टेलीविजन चैनल और कुछ यूट्यूबर के सामने बोलो, अपनी बात रखो। घूम घूम कर प्रचार करना है तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करो, नेता बन जाओ। किसानों को बदनाम मत करो, संगठन को बदनाम ना करो, क्योंकि इसी कारण से तुम्हारा ही भारतीय किसान यूनियन फिर से टूट गया।
किसान यूनियन अराजनैतिक बना लिया और अब तुम फिर से वही दलाली में उतर गए हो। इसलिए ये अल्टीमेटम है योगी की तरफ से, ये अल्टीमेटम है वहां के लोगों की तरफ से कि इस बार अगर पकड़े गए ऐसे हरकत करते हुए तो इस बार बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी मनमानी सरकार के आगे नहीं चलने वाली है और अगर ज्यादा उत्पात मचाने की कोशिश की तो तगड़ा इलाज भी होगा। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।